Welcome back, everybody, to whoever is watching. And let's keep studying the review of vectors. And the topic for today is unit vectors. और यूनिट वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होती है, मींस 1 यूनिट। और इनकी जो डायरेक्शन होती है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम उसको डिफाइन करते हैं अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। व्हाट आई मीन बाय अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस से मेरा मतलब ये है कि अगर ये हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये उसका वाई एक्सिस है, तो जो यूनिट वेक्टर्स डिफाइन किए जाते हैं इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उनको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि उनकी मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होती है और उनकी जो डायरेक्शन होती है वो अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है। ठीक है, तो ये जो मैंने येलो एरो दिखाए हैं, लेट मी एक्चुअली हाईलाइट द लाइन येलो। सो ये मुझसे चलिए बन गई है। तो जो यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है उसको हम आई यूनिट वेक्टर बोलते हैं, और जो यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है उसको जे यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यूनिट वेक्टर लिखने के लिए ये आप आई और जे लिख के उनके ऊपर ये हैट बना देते हैं, इनको हैट भी पढ़ते हैं, बट वी विल बी कॉलिंग इट आई एंड जे यूनिट वेक्टर। और ये यूनिट वेक्टर कहाँ कहाँ फायदा देते हैं? ये सिंपली एक वेक्टर के जब हम कंपोनेंट्स लिखते हैं, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था, उन कंपोनेंट्स में को लिखने में हमारी मदद करते हैं। मिसाल के तौर पे अब अगर इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो मैंने ड्रॉ किया है, मैं एक वेक्टर ड्रॉ करूं, फर्ज करें कि ये हमारे पास कोई वेक्टर है, इसको मैं वेक्टर कैपिटल ए का नाम देता हूं। और अब अगर मैं इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ करता हूं, और इसके अगर मैं कंपोनेंट्स ड्रॉ करूं, तो हम कंपोनेंट्स ड्रॉ करना सीख चुके हैं। जो कंपोनेंट एक्स एक्सेस के ऊपर होगा उसको क्या कहेंगे? ए सब एक्स। और जो कंपोनेंट वाई एक्सिस की तरफ होगा, ये वाला कंपोनेंट, उसको हम क्या कहेंगे? ए वाई। ठीक है, ये हम लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। तो अब अगर आपने, और हम ये भी देख चुके हैं कि इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, ए एक्स और ए वाई की फॉर्म में। लेकिन अब अगर हम देखें तो ये जो ए एक्स है, ये वाला कंपोनेंट, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से और इस पॉइंट तक जा रहा है। और इसकी अगर हम इस एरो की डायरेक्शन देखें तो ये उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर है आई। और सिमिलरली जो ए वाई है, ये वाला कंपोनेंट, ये किस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में है? जे यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स को ड्रॉ करते हैं, तो उसके जो कंपोनेंट्स की डायरेक्शन है वो वही होती है जो यूनिट वेक्टर्स की डायरेक्शन है। तो इससे हमें फायदा ये होता है कि हम किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स को यूनिट वेक्टर के साथ मिला के लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे यही वेक्टर ए, अगर इसके कंपोनेंट्स हमने लिखने होते तो क्या बनता? ए वेक्टर इक्वल्स ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर। अब अगर आप देखें कि मैंने आई और जे यूनिट वेक्टर्स को यूज करके वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर लिया है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके ऊपर मैंने ये लाइन जो लगाई हुई है, ये इसकी वेक्टोरियल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करती है। तो इसका मतलब है कि राइट हैंड साइड पे भी हर टर्म में हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। ये जो ए एक्स है ये मैग्नीट्यूड है, और ये किसके बराबर होता है? ए कोसाइन थीटा। अगर ये वाला एंगल जो है जो वेक्टर एक्स एक्सेस के साथ बनाता है उसको हम थीटा कह लें, तो ये ए कोसाइन थीटा बन जाएगा, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये क्या बन जाएगा? ए साइन थीटा। और जो यूनिट वेक्टर्स हैं इनकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, यानी इनको अगर आप ये लिखेंगे ए एक्स के साथ और ए वाई के साथ, तो ये मल्टीप्लाई होके इसके साथ 1 मल्टीप्लाई होगा, तो मैग्नीट्यूड तो ए एक्स ही रहेगी, लेकिन जो डायरेक्शन है वो किसकी बन जाएगी? आई और जे की। तो ये आई यूनिट वेक्टर और इसके साथ जे यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो हमने किया क्या है? हमने
इस वेक्टर ए को किस फॉर्म में लिख लिया है, यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में लिख लिया है। और अब हमारे पास इस इक्वेशन की लेफ्ट और राइट पे एक वेक्टर क्वांटिटी आ रही है, राइट के ऊपर भी और लेफ्ट के ऊपर भी। तो हमने क्या देखा है कि यूनिट वेक्टर्स को यूज करते हुए हम किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, और जो कंपोनेंट्स की डायरेक्शंस हैं वो हमें यूनिट वेक्टर बता रहे हैं। यानी इस कंपोनेंट की ए एक्स की डायरेक्शन जो है वो आई यूनिट वेक्टर की तरफ है, और हमें पता है बाई कन्वेंशन हम आई यूनिट वेक्टर उस सीमत में ड्राइव डिफाइन करते हैं जिस सीमत में एक्स एक्सेस होता है, और जे यूनिट वेक्टर उस सीमत में डिफाइन होता है जिस सीमत में वाई एक्सेस होता है। ठीक है। अब अगर हम दो वेक्टर लें, फर्ज करें, अब इस डायग्राम को एक दफा भूल जाएं, क्योंकि डायग्राम जो है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप बिना डायग्राम के ही काम चला रहे होते हैं। एक दफा जब आपको ये पता चल जाता है कि ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है, तो उसके बाद आप सिंपली वेक्टर्स को इस फॉर्म में लिखते हैं, और आपको पता चल जाता है कि आई जो है ये एक्स एक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जे जो है ये वाई एक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो एक दफा आप इस एनालिटिकल फॉर्म से, मैथमेटिकल फॉर्म से वाकिफ हो गए, तो फिर डायग्राम्स की जरूरत नहीं रहती। अब फर्ज करें कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट ड्रॉ करने वाला हूँ। दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स ए एंड बी। ए को मैंने पहले ले लिया है, चलिए अब कोई और नाम कंसीडर करते हैं और कहते हैं कि वेक्टर बी एंड सी। लेट वी हैव let we have two vectors b and c। अब इस बात पे गौर करें कि जब भी मैं वेक्टर को सिंबल से लिखता हूँ, यानी अल्फाबेट से लिखता हूँ किसी भी, तो उनके ऊपर मैं ये लाइन लगाता हूँ जो ये बता रहा है कि ये वेक्टर्स हैं। और मैं ये कहता हूँ कि ये वेक्टर्स जो हैं ये इक्वल हैं, यानी मैं ये कंडीशन दे रहा हूं कि वेक्टर बी जो है वो बराबर है वेक्टर सी से के। और मैं ये देखना चाहता हूं कि मैथमेटिकली इस कंडीशन का क्या मतलब है जब मैं कहता हूं कि वेक्टर बी और वेक्टर सी जो है ये बराबर हैं। सही है। तो अब बिल्कुल इसी फॉर्म से, जैसे मैंने ये वाली फॉर्म लिखी है, इस फॉर्म से आप वेक्टर बी और वेक्टर सी का फार्मूला भी लिख सकते हैं। तो जो वेक्टर बी बनेगा वो क्या बनेगा, बी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर, यानी मैंने वेक्टर बी को उसके कंपोनेंट की फॉर्म में लिख दिया है। और सिमिलरली जो वेक्टर सी है वो क्या बनेगा, सी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस सी वाई जे यूनिट वेक्टर। इसके पीछे, ऐसा लिखने के पीछे एजम्पशन यही है कि वेक्टर बी और वेक्टर सी जो हैं ये इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाई करते हैं। इनके एंगल्स मुख्तलिफ हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे बी जो है वो इस तरफ हो सकता है और जो सी है वो इस तरफ हो सकता है। उनके एंगल मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन ये इसी टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाई करते हैं। तो अब सवाल ये है कि अगर ये इक्वल हैं तो इनकी इक्वालिटी हमें क्या बता रही है। ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे नोट करने वाली है वो ये देखें कि ये जो जे है, ये जो जे है ये किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो एक्स है वो जो आई है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो अगर हम इस इक्वेशन को ये कहते हैं कि ये इक्वेशन जो है बराबर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है ये राइट हैंड साइड के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि जो कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग हैं वो बराबर होने चाहिए सेपरेटली, और जो कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग हैं वो सेपरेटली बराबर होने चाहिए। मैथमेटिकली इसको आप दूसरे अल्फाज में यूं भी कह सकते हैं कि अगर आप इस इक्वेशन की दोनों अतराफ आई यूनिट वेक्टर और जे यूनिट वेक्टर के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको देखें, चूंकि आई और जे, चूंकि आईज बराबर हैं, यानी ये वाला आई जो है ये इस आई के बराबर है, ये हमने डिफाइन किए हैं, यूनिट वेक्टर हैं। तो अगर ये बराबर हैं तो इसका मतलब है इनके कोफिशिएंट्स भी बराबर होने चाहिए। दूसरे अल्फाज में हमारे पास क्या होना चाहिए, बी एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, सी एक्स के, और बी वाई किसके इक्वल होना चाहिए, सी वाई के। ठीक है। तो ये हमारे पास एक सेपरेट कंडीशन आ गई है। तो जब हम कहते हैं कि दो वेक्टर्स जो हैं वो आपस में बराबर हैं, तो हमारा मतलब ये होता है उनकी बराबरी से कि उनके एक्स कंपोनेंट्स जो हैं वो सेपरेटली बराबर हैं, और जो वाई कंपोनेंट हैं वो सेपरेटली बराबर हैं। सही है। इसी चीज को आप आगे फर्दर किसी भी नंबर के ऊपर, किसी भी नंबर ऑफ वेक्टर के ऊपर एक्सटेंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप
इससे कहते कि हमारे पास अब लेफ्ट साइड पे, लेट मी चूज अदर कलर्स, सी, लेफ्ट साइड पे वेक्टर डी प्लस ई प्लस एफ है, और राइट साइड पे जी प्लस एच प्लस आई है। सिर्फ आपको समझाने की खातिर एग्जांपल दे रहा हूं। तो इनकी इक्वालिटी का भी मतलब यही है कि आपने यही आर्गुमेंट देना है जो मैंने यहाँ पे दिया है कि एक्स जो आई यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट्स हैं वो सेपरेटली बराबर होने चाहिए, और जे यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट्स सेपरेटली बराबर होने चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास जो कंडीशन बनेगी, वो क्या होगा, डी एक्स प्लस ई एक्स प्लस एफ एक्स शुड बी इक्वल टू जी एक्स प्लस एच एक्स प्लस आई एक्स फॉर एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स, आप जितने ऐड करते जाएं। सही है। और ये भी जरूरी नहीं है कि ये लेफ्ट साइड पे अगर तीन है तो राइट साइड पे भी तीन होने चाहिए, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे वी कैन हैव एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स, बट द कंडीशन इज कि उनके एक्स कंपोनेंट्स सेपरेटली बराबर होने चाहिए, और वाई कंपोनेंट्स जो हैं वो सेपरेटली बराबर होने चाहिए, यानी डी वाई प्लस ई वाई प्लस एफ वाई इक्वल्स जी वाई प्लस एच वाई प्लस आई वाई। सो यू गॉट द आइडिया कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन है इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स की, क्योंकि एक्स और वाई कंपोनेंट्स सेपरेटली बराबर होने चाहिए। और इस चीज को आप आगे चल के जब हम फोर्सेस की बात करेंगे तो आप स्ट्रांगली इस एग्जांपल को देख रहे होंगे कि फोर्सेस उसी वक्त इक्वल होती हैं जब उनके सेपरेट एक्स कंपोनेंट्स सेपरेटली बराबर हो और वाई कंपोनेंट्स सेपरेटली बराबर हो। और हम ये चीज न्यूटन्स की इक्वेशंस में बहुत ज्यादा यूज करेंगे, इनफैक्ट पूरी न्यूटोनियन मैकेनिक्स इसी कंसेप्ट के ऊपर खड़ी है। एनीवे तो अब हम इसको इजीली तीन डायमेंशंस के ऊपर भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो तीन डायमेंशंस के ऊपर हम इसको कैसे एक्सटेंड करेंगे, फॉर थ्री डायमेंशंस जो डायग्राम हमारी बनेगी वो क्या होगी अब इस केस में कि ये एक्स है, ये वाई है, और ये तीसरा एक्सेस जो है ये जेड है। सही है। आप यूनिट वेक्टर्स आई और जे पहले डिफाइन कर चुके हैं, आई एक्स कोऑर्डिनेट की डायरेक्शन में, जे जो है वो वाई कोऑर्डिनेट की डायरेक्शन में या वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। और सिमिलरली जो जेड एक्सेस है उसके लिए आप एक नया यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसको के यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है। और अगेन सारा अलजबरा यही रिपीट होता है जो मैंने ऊपर लिखा है। और इसके लिए मिसाल के तौर पे अगर आप तीन वेक्टर्स होते, अगर आप तीन कोऑर्डिनेट ले लें, थ्री डायमेंशनल सिस्टम ले लें, तो इसका मतलब है कि अब अगर आप कोई वेक्टर बी और सी लेते हैं तो उनका जेड कंपोनेंट भी होगा। सही है। तो अब अगर आप कहते हैं कि वेक्टर बी जो है ये बराबर है वेक्टर सी के, तो अब इसका मतलब है बी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जेड के यूनिट वेक्टर ये इक्वल है सी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस सी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस सी जेड के यूनिट वेक्टर। सही है। तो यहां से फौरन से हमारे पास जो कंडीशन आएगी इक्वालिटी की अब वो क्या होगी, बी एक्स इक्वल्स सी एक्स, बी वाई इक्वल्स सी वाई, और बी जेड इक्वल्स सी जेड। तो अब हमारे पास तीन सेपरेट कंडीशंस आ गई हैं। यहाँ पे दो थी तो अब हमारे पास, क्योंकि हमने तीसरा कोऑर्डिनेट भी ले लिया है, थ्री डायमेंशनल सिस्टम ले लिया है, तो अब हमारे पास जो जेड एक्सेस है वो भी आ जाएगा। ठीक है। तो अब उनकी इक्वालिटी की कंडीशन जो है उसमें जो जेड कोऑर्डिनेट वाली इक्वालिटी है वो भी आ जाएगी, यानी उनके जो जेड कंपोनेंट्स हैं वो भी आ जाएंगे। यानी अब जो आपने यहाँ पे वेक्टर ड्रॉ किया था, अगर वो वेक्टर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो फर्ज करें ये वेक्टर है। सही है। फर्ज करें ये वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर ए। तो सबसे पहले तो आप इसको यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स वाई प्लेन के ऊपर। मैं इनके नाम चेंज कर रहा हूँ, एक्स वाई और जेड। मैं अब इसको एक्स कह रहा हूँ और रीजन आपको पता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये हम यूजली राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। ठीक है। यानी आप राइट हैंड की फिंगर्स अगर एक्स से वाई कोऑर्डिनेट की तरफ कर्ल करें तो जो थंब है वो जेड की डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो मैंने उनको रीडिफाइन कर दिया ताकि ये हमारा राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाए।
तो अब अगर आप इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ करें इस वेक्टर के, तो जो z कंपोनेंट है वो ये वाला है। मैंने इनके नाम चेंज किए हैं, तो मुझे यूनिट वेक्टर्स भी चेंज करने पड़ेंगे, तो लेट मी आल्सो चेंज द यूनिट वेक्टर्स। तो अब ये y की डायरेक्शन में है, तो इधर j यूनिट वेक्टर, इधर i यूनिट वेक्टर, और इस डायरेक्शन में k यूनिट वेक्टर। सही है। तो अब जो a का z कंपोनेंट है, ये वाला a z है, ये k की डायरेक्शन में है। जो ये वाला है, ये a y है, और ये वाला जो है ये a x है। सही है। और ये वाला जो है ये ए वाई है। तो मैं सिर्फ डायग्राम बनाना चाह रहा था, जो यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि वेक्टर अब जो है वो स्पेस में है, इस तरह के उसके तीनों कंपोनेंट्स हैं अब। तो उसकी इक्वालिटी की कंडीशन ये है। अब फाइनली एक और चीज रह गई है, एक चीज रह गई है, ऑलमोस्ट दो चीजें रह गई हैं। उनमें से जो पहली है वो ये है कि आप दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। तो ये टॉपिक है हमारा एडिंग वेक्टर्स। और रूल आपको पता है, वही क्लासिक हेड टू टेल रूल जो है वो यूज करते हैं आप वेक्टर्स को ऐड करने के लिए। और उसकी सूरत हाल ये है कि आप कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। फर्ज करें कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपके पास, और इसमें आपके पास दो वेक्टर दिए हुए हैं। करें कि ये वेक्टर ए है, और साथ में एक वेक्टर और दिया हुआ है, और वो वेक्टर जो है वो हम ये वेक्टर ले लेते हैं बी। तो ये जब वेक्टर्स की बात करते हैं तो इसका मतलब है वो कुछ ना कुछ एंगल्स भी बना रहे होते हैं एक्स एक्सिस के साथ। तो इसको मैं थीटा टू कह लेता हूँ, जो वेक्टर बी बनाता है, और जो वेक्टर ए बनाता है उसको थीटा वन कह लेता हूँ। इनको हम यूज नहीं करने वाले थीटा को, लेकिन मैं ऐसा कह लेता हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि वेक्टर जो है वो पूरी तरह डिफाइन हुआ हुआ है। सही है। तो एक दफा ये हो गया, तो अब आपने ऐड करना है। तो ऐड जो करते हैं मेथड, उसको कहते हैं हेड टू टेल रूल। और उसमें करते ये हैं कि आप एक फैक्टर को लेते हैं, ए या बी आपकी फ्रीडम है, चॉइस है। पर फिर जो दूसरा वेक्टर है उसको इस तरह डिस्प्लेस करवाते हैं, मूव करवाते हैं, कि आप उसको पहले वेक्टर के हेड के ऊपर जाके लिख देते हैं। कैसे पहले वेक्टर के हेड के ऊपर जाके बना देते हैं, मैं इस डायग्राम को दोबारा ड्रॉ करने वाला हूँ। और वो इस तरह की सूरत हाल बनती है कि ये हमारे पास एक्स एक्सेस था, ये वाई एक्सेस था, और इसमें मैं पहले ले रहा हूं बिल्कुल उसी डायरेक्शन में। आप यूं फर्ज करें कि ये मेरा वेक्टर ए है। सही है। अब वेक्टर बी जो है ये वाला, इसको मैंने इस तरह इसके हेड के ऊपर रखना है यहाँ पे कि इसका एंगल चेंज नहीं होना चाहिए एक्स एक्सिस के साथ। एक बात जो नोट करने की है वो ये है कि ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी वो बिल्कुल हमें वही एंगल देगी जो वेक्टर बी बनाता है। अब मैं वेक्टर बी को ऐड करने वाला हूं इसके हेड के ऊपर, इस तरह। ये हेड के ऊपर नहीं आ रहा, ये रहा उसके हेड के ऊपर। और ये है हमारे पास वेक्टर बी, इस तरह के ये वाला जो एंगल है ये थीटा टू है। सही है। और फाइनली क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में आप ये दूसरे वेक्टर के हेड को पहले वेक्टर की टेल से मिला देते हैं। तो जो ये वाला वेक्टर आता है, लेट मी कॉल इट आर, ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर है। अब अगर आप कंपोनेंट्स ड्रॉ करें, तो जो ए एक्स के कंपोनेंट्स थे वो क्या थे, ये वाला कंपोनेंट ए एक्स था, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये ए वाई है। सिमिलरली अगर आप वेक्टर बी के कंपोनेंट्स ड्रॉ करें, तो जो ये वाला कंपोनेंट है, इस पॉइंट से लेके, लेट मी हाईलाइट इट, इस पॉइंट से लेके, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, क्योंकि वेक्टर बी यहां से स्टार्ट होके यहां तक जा रहा है। लेट मी एक्चुअली अरेज द लोअर पार्ट। तो ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला बी वाई है, और जो ये वाला कंपोनेंट है ये बी एक्स है। सही है। और अब अगर हम रिजल्टेंट को देखें, तो रिजल्टेंट जो है वो इस पॉइंट पे खत्म हो रहा है। तो ये वाला कंपोनेंट जो है ये उसका आर एक्स है, और ये वाला कंपोनेंट आर वाई है, और ये वाला कंपोनेंट आर एक्स है। लेट मी एक्चुअली ड्रॉ इट। तो ये वाला कंपोनेंट जो है ये
उसका आर वाई है, और ये वाला कंपोनेंट जो है ये क्या है, आर एक्स है। और दरमियान में हमारे पास ये वाला हिस्सा जो था ये बी एक्स था, और ये वाला हिस्सा जो है ये वाला ए एक्स है। अब हम क्लियरली इसको रीड आउट कर सकते हैं कि जो यहाँ पे ये आर एक्स है वो किसके बराबर है, ए एक्स प्लस बी एक्स के। आप सिंपली इस डायग्राम से देख सकते हैं। तो हमारे पास जो वेक्टर्स आते हैं, जो रिजल्टेंट आता है, आर इक्वल्स, मैथमेटिकली हमने ये किया था, आर इक्वल्स ए प्लस बी, सही है, ए प्लस बी। तो अगर हम आर के कंपोनेंट्स देखें, अब डायग्राम से हम देख चुके हैं कि आर एक्स जो है वो ए एक्स प्लस बी एक्स के बराबर आता है। और अगर हम मैथमेटिकली इसको लिखें तो ये क्या था, आर एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस आर वाई जे यूनिट वेक्टर इक्वल्स ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस बी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर, सही है। तो वही टेक्निक जो मैंने अभी आपको बताई है कि एक्स कंपोनेंट सेपरेटली और वाई कंपोनेंट सेपरेटली बराबर होने चाहिए, तो हमारे पास फौरन से जो आर एक्स है वो किसके इक्वल आता है, ए एक्स प्लस बी एक्स के। और जो आर वाई है वो किसके इक्वल आता है, ए वाई प्लस बी वाई के। और बिल्कुल यही चीज यहाँ पे मैंने आपको दिखाई है कि ये ग्राफिकली प्रूफ हो रही है कि उनके जब आप ऐड करते हैं तो ये जो ए एक्स कंपोनेंट की लेंथ है प्लस बी एक्स कंपोनेंट, ये टोटली आर एक्स के बराबर है। हम मैथमेटिकली उसी चीज को देख सकते हैं। अब हमने रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लिया, आर एक्स और आर वाई मैग्नीट्यूड्स कैलकुलेट कर ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो डायरेक्शन इजी है, ठीक है। आप डायरेक्शन के लिए हमेशा, अब अगर आप देखें, जैसे मैंने आपको ट्रिक बताया था कि वेक्टर्स को डायरेक्शन के लिए आप सिंपली एक राइट एंगल ट्राई कंसीडर करते हैं, और उस ट्राई एंगल की जो हाइट है वो आर वाई के बराबर है, और जो बेस है वो आर एक्स के बराबर है। और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये वैल्यूज हमें पता है। तो आप सिंपली टेन थीटा डिफाइन कर सकते हैं। टेन थीटा, अब मैं कह रहा हूँ थीटा वन या थीटा टू नहीं कह रहा, थीटा वन वो एंगल था जो ए वेक्टर बनाता था एक्स एक्सिस के साथ, थीटा टू वो एंगल था जो बी वेक्टर बनाता था एक्स एक्सिस के साथ, और जो थीटा है ये वो एंगल है जो आर वेक्टर बनाता है एक्स एक्सिस के साथ। तो ये किसके बराबर आएगा, आर वाई डिवाइड बाई आर एक्स। तो यहाँ पे अगर आप थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या आएगा, टेन इनवर्स आर वाई डिवाइडेड बाई आर एक्स। तो इस फार्मूला से आप थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास सिचुएशन ये है कि ये उस आर वेक्टर की डायरेक्शन आ गई और ये उस आर वेक्टर के कंपोनेंट्स आ गया। तो हमने दो वेक्टर्स को ऐड किया है। अगर आपके पास दो से ज्यादा वेक्टर्स हों तो फिर क्या होगा, बिल्कुल यही तरीके से ऐड करते जाएं, ये कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। और यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, दो वेक्टर्स होंगे, तो दो से ज्यादा वेक्टर्स होंगे तो वो भी ऐड हो जाएंगे। बाय द वे यहाँ पे आर वाई जो है वो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ए वाई प्लस बी वाई के बराबर है। तो ये आप वैल्यू सिंपली यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, तो हमारे पास कंपोनेंट्स भी हो गए। अब और हमारे पास जो चीज रह गई है, लेट मी सी, और क्या रह गया है। जी, तो जो नेक्स्ट चीज अब हमारे पास लास्ट जो आज मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। स्केलर नंबर हो सकते हैं, ठीक है। स्केलर दो तरह के इनफैक्ट हो सकते हैं, कोई नंबर हो सकता है या कोई फिजिकल स्केलर, फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, सही है। जैसे कि मैस है, मैस एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। तो स्केलर्स, पहली चीज क्या हो सकते हैं, स्केलर नंबर हो सकते हैं कि आप किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर नंबर से। जो दूसरी चीज है वो आप क्या करते हैं, स्केलर, कि आप किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करें स्केलर फिजिकल क्वांटिटी से।
जब आप वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी स्केलर नंबर से, तो सिंपली जो हमारे पास नई चीज बनती है वो अगेन वही वेक्टर, ऑफ कोर्स नया वेक्टर बनता है। क्यों नया वेक्टर हम उसको कह रहे हैं? क्योंकि जब आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्ज करें आप किसी नंबर ए को मल्टीप्लाई करते हैं किसी वेक्टर ए से, ठीक है, इसमें ए जो है स्मॉल ए ये स्केलर नंबर है, और जो ए है ये वेक्टर है। ए जिसके ऊपर मैंने लाइन लगाई हुई है ये हमारे पास कोई वेक्टर है। तो ए क्या करेगा, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड में इजाफा कर देगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, इट इंक्रीजेस मैग्नीट्यूड ऑफ ए बट डज नॉट चेंज डायरेक्शन, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर ये हमारे पास ए था, सही है, और आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है किसके साथ, स्केलर नंबर ए के साथ, तो ये काम करेगा डिपेंडिंग ऑन के ए की वैल्यू क्या है। तो अब ये जो मैंने बड़ी लाइन लगाई है ये हमारे पास वेक्टर ए है, सही है। अब देखें कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है, जो लेंथ है वेक्टर की, वो इंक्रीज हो गई है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो सेम रही है। दैट्स व्हाट इट मीन्स। सही है, ये यूं लग रहा है कि जैसे मैंने इस वेक्टर ए को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बनाया है, लेकिन ये इन जनरल किसी डायरेक्शन में भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। In fact, let me give you the same example, but let this be the x-axis, this be the y-axis, and let this be our vector a। सही है। अब आप इसको अगर मल्टीप्लाई करें किसी स्केलर a से, तो वो क्या करेगा, स्केलर a इसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर देगा, सही है। तो अब ये जो वेक्टर है ये वाला, आप यूं फर्ज करें कि ये जो पिंक लाइन है ये भी ओरिजिन से स्टार्ट होती है इस पॉइंट से, और ये इस पॉइंट तक जा रही है, और ये ऐसी सूरत में हुआ है जब मैंने इस वेक्टर ए को जो ग्रीन में है इसको किसी स्केलर स्मॉल ए से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये जो पिंक वाला है इसकी जो मैग्नीट्यूड बनेगी वो क्या बनेगी, ए टाइम्स ए। आप इसी पिंक वाले को अब अगर आप कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें तो यूं भी देख सकते हैं कि ये वाला जो कंपोनेंट है ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट, जो कि इस केस में ए है, तो ये क्या बन जाएगा, ए टाइम्स ए एक्स। और सिमिलरली जो ये वाला कंपोनेंट है ये क्या बनेगा, ए टाइम्स ए वाई। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जब आपने किसी वेक्टर को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई किया तो उस वेक्टर के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो कोरस्पॉन्डिंगली उस स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। देखें ये एक्स कंपोनेंट भी उसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो गया और ये वाई कंपोनेंट भी उसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये मल्टीप्लिकेशन होती है कि ऑफ वेक्टर बाय स्केलर नंबर, कि जो वो उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर देता है, डायरेक्शन को चेंज नहीं करता। जो दूसरी है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन स्केलर, वो किसी वेक्टर की फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, ठीक है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। और एग्जांपल है इसकी, फर्ज करें कि जो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है वो मैस है, सही है, और आप मैस को मल्टीप्लाई करते हैं एक्सेलरेशन वेक्टर के साथ, सही है। तो आप मैस को मल्टीप्लाई करते हैं एक्सेलरेशन वेक्टर के साथ, तो जो नई क्वांटिटी आती है वो एक नए नई फिजिकल क्वांटिटी आती है। वो पुरानी जो वेक्टर था, ये वाला जो वेक्टर है हमारा एक्सेलरेशन, इस केस में आपने देखा है जब मैंने ये काम किया था तो वो वेक्टर की सिर्फ मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करता है, वेक्टर की नेचर को चेंज नहीं करता। यानी अगर ये ए जो था ये फोर्स थी, यहाँ पे ये फोर्स थी, तो ए से मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये फोर्स ही रही है, बस अब उसकी मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गई है। लेकिन जब आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मेरे पास एक्सेलरेशन एक वेक्टर है और उसको मैं मैस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मैस जो है वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये मैस इस वेक्टर की नेचर को ही चेंज कर देगी, विच मीन्स कि ये एक नई फिजिकल क्वांटिटी बना देगी, जो ऑफ कोर्स अगेन
वेक्टर ही होगी लेकिन एक नई फिजिकल क्वांटिटी होगी, और वो इस केस में क्या होती है, फोर्स होती है। अगर आप इसको फार्मूले की फॉर्म में लिखें तो ये एम ए इक्वल्स एफ, जो न्यूटन का सेकंड लॉ है। और ये जो ए यहाँ पे है ये इस केस में क्या है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन। ठीक है। तो इस केस में जब आप स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं किसी वेक्टर के साथ, तो वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी मुमकिन है कि उस वेक्टर की नेचर को ही चेंज कर दे, मींस के एक नई वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी दे दे, जो इस केस में हम देख चुके हैं कि जब मैस को आप एक्सेलरेशन वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके बराबर आती है, फोर्स के बराबर आती है, जो कि एक नई वेक्टर क्वांटिटी है, पिछली जो एक्सेलरेशन था उससे टोटली मुख्तलिफ है। ओके, तो ये हो गया। अब अगर आपने किसी वेक्टर को किसी स्केलर नंबर से डिवाइड करना है तो इट्स जस्ट लाइक मल्टीप्लाइंग इट बाय वन बाय दैट स्केलर, सो डिवीजन इज जस्ट लाइक मल्टीप्लिकेशन, दैट डजंट मेक एनी सेंस। लेकिन एक चीज यहाँ पे और है, और वो चीज ये वाली है। यहाँ पे मैंने कहा था कि मैं जब इस वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करता हूँ इस स्केलर ए के साथ, तो वो क्या देती है मुझे, वेक्टर ए देती है, और यानी इस रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाती है। फर्ज करें कि फर्ज करें मैं इसी डायग्राम को फिर बनाने लगा हूँ। लेट मी फर्स्ट मेक सम डिस्टिंक्शन। ओके, मैं इस वाली डायग्राम को फिर बनाने लगा हूँ, इस वाली डायग्राम को आपको नजर आ रही है ना, लेट मी, ओके ना, इस वाली डायग्राम को मैं फिर से बनाने लगा हूँ। सही है। मैं वेक्टर ए को बनाने लगा हूँ। ये था हमारे पास वेक्टर ए, और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया था स्केलर ए से, ये जो है ये स्केलर है। ठीक है। अब फर्ज करें कि लेट ए बी इक्वल टू -1। मैंने उस स्केलर की जो वैल्यू है वो -1 पुट कर दी। ऑफ कोर्स -1 एक नंबर है, ए बी स्केलर एक नंबर था, तो आप उसको ए को -1 ले सकते हैं। ये -1 क्या करेगा, ये इस केस में यहाँ पे उसने क्या किया था, ए को हमने 1 नहीं लिया था, कोई 2 या 3 या 4 या इस तरह कोई ज्यादा वैल्यू ली थी और पॉजिटिव ली थी। यहाँ पे हम -1 ले रहे हैं। तो 1 जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, उसमें कोई तब्दीली नहीं होती। आप 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें 7 ही रहता है। तो यहाँ पे भी यही होगा, जब इस 1 को हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे इस ए से, तो ये ए ही रहेगा, यानी इसकी लेंथ जो है, जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर की, वो सेम रहेगी। वट अबाउट -9, जब भी आप किसी वेक्टर क्वांटिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो माइनस उस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। यानी इस केस में हमारे पास जो वेक्टर बनेगा वो क्या होगा, ये वाला वेक्टर बनेगा, और जो रिजल्ट क्या होना था हमारे पास, ए टाइम्स ए होना था, अब वो किसके इक्वल आ गया है, -a के। यानी अगर आप किसी वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या करता है, उस वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज कर देता है, मैग्नीट्यूड को कुछ नहीं करता कहता। और ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन को डिफाइन करने के लिए। मिसाल के तौर पे लेट मी एक्चुअली राइट इट डाउन, सो दिस इज used in dividing, no, not dividing, subtracting. This is used in subtracting vectors. कैसे, फर्ज करें कि आपने दो वेक्टर ए और बी हैं और उनको सब्ट्रैक्ट करना है। एग्जाम्पल, आप क्या चाहते हैं, ए माइनस बी, आप ये चाहते हैं, सही है। इसी चीज को आप यूं भी देख सकते हैं कि ये ए वेक्टर था, उसमें हम ऐड कर रहे हैं किसको, -b को। और ये माइनस जो है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने बी को एक स्केलर -1 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसको ऐड कर दिया ए में। तो ये दोनों साइड्स जो हैं ये इक्विवेलेंट हैं, सही है। लेकिन इस साइड को अगर आप देखें तो ये हमें बता रही है दो वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये हमें बता रही है दो वेक्टर्स की एडिशन। इट जस्ट मीन्स कि जो वेक्टर एडिशन है वो क्या है, वेक्टर्स, जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन है वो असल में वेक्टर एडिशन है with the direction of one vector reversed, जो इस केस में वेक्टर b है, सही है। Let me make a diagram to make it clear and then we end this lecture for today.
सो फर्ज करें कि ये हमारे पास वेक्टर ए है, और ये इसके ऊपर मैं वेक्टर बी ले रहा हूँ, ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर क्या है, बी। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ये वाला, जो बिल्कुल अभी हमने पढ़ा है बाई हेड टू टेल रूल, ये वाला वेक्टर क्या है, ए प्लस बी। अब अगर मुझे ए माइनस बी चाहिए तो मैं ए प्लस बी ही करूंगा, यानी इनको हेड टू टेल रूल से ऐड ही करूंगा। लेकिन ये मुझे सब्ट्रैक्शन क्या बता रही है कि मैं ए में वेक्टर, किस वेक्टर को ऐड करूंगा, माइनस बी को। और माइनस बी को बनाने के लिए क्या होता है, आप बी को -1 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इस केस में मैं बी का कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ। जो माइनस बी होगा वो इसी की बिल्कुल मुखालिफ सिमत में होगा, सेम मैग्नीट्यूड लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। तो ये मेरे पास है -b। और अब इस केस में जो रिजल्टेंट है वो ए की टिप से बी के, -b के एंड तक जाना है। तो ये वाला अब क्या बन जाएगा, a-b। तो क्या किया है हमने, उसी चीज को, जो वेक्टर एडिशन थी हेड टू टेल रूल, उसी को हमने यूज किया है दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी। एंड द ट्रिक इज कि जो सब्ट्रैक्शन है इट्स जस्ट लाइक एडिशन विद द डायरेक्शन ऑफ वन वेक्टर, जो इस केस में वेक्टर बी था, रिवर्स। तो आप एक वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें और उसको पहले वेक्टर में ऐड कर दें, तो असल में आप उनका क्या ले रहे हैं, डिफरेंस ले रहे हैं। इट्स जस्ट द हेड टू टेल रूल बट विद अ क्यूट ट्रिक। ओके, यहाँ पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। And I want to discuss one more thing on vectors, hopefully. That is going to be the product of vectors, like how can you multiply two vectors with each other. And then we will officially go into vector physical quantities like the Newton's equations in one dimension.